Hello students, now starting our first chapter, that is chapter number 1, simple stress and strain and properties of materials. ठीक है, लास्ट जो मेरा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कि क्या क्या मेरा सिलेबस है और हम उसको कैसे स्टडी करेंगे और किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे टारगेट करेंगे, वो सारा हमने अब तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है बेसिकली हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? जब मैं बताऊंगा तो माय डियर्स कोई भी नोट नहीं करेगा, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और आइदर यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर? चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, लिखेगा नहीं कोई भी। हम बात कर रहे हैं माय डियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, तो सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर माय डियर? शॉर्ट में कभी कभी इसी को हम बोलते हैं सोम, इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर? सोम भी बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है? हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं माय डियर, और इसके दो नाम और हम बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। इसी को हम बोलते हैं माय डियर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। इसी को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। क्लियर? इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है और इसको हम बोलते हैं दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स से भी नाम से भी जानते हैं। इंजीनियरिंग जब हम करते हैं माय डियर, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, जनरली 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हम इसको पढ़ते हैं। कहीं किन्हीं बच्चों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम ने, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ा हो, और कुछ बच्चों ने हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से पढ़ा। ठीक है, इसको एक और मैं वर्ड यहाँ पे दूंगा, इसको एक वर्ड और डिफाइन करूं अगर माय डियर मैं यहाँ पे, तो मैं इसको एक वर्ड और नाम दूंगा यहाँ पे, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, और वी कॉल इट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इसको मैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्यों बोल रहा हूं वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाई वी आर कॉल इट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मेरी बात को ध्यान से सुनना माय डियर। अब सभी जितने भी मैंने नाम लिए सब में एक कॉमन वर्ड है दैट इज मैकेनिक्स। जितने भी नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूं माय डियर, सभी में एक कॉमन नाम है। क्या? वो है मेरा मैकेनिक्स। यहाँ पे भी मेरा मैकेनिक्स, ये भी मेरा मैकेनिक्स, और ये भी मेरा क्या है? मैकेनिक्स। क्लियर है सभी को? तो डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, अब मान लो माय डियर ये मेरे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है। ठीक है, ये कोई मेरे पास बॉडी थी। ठीक है, चलिए मैंने एक बॉडी ले ली, ये मेरी एक बॉडी हो गई। क्लियर सभी को? लिखेगा नहीं कोई भी, ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से सुनना, उसके बाद ही लिखना। ये मेरी एक बॉडी थी, इस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ फोर्सेस को अप्लाई कर दिया। इस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ फोर्सेस को अप्लाई कर दिया। ये मेरे कुछ फोर्सेस थे जो मैंने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो माय डियर वो साइंस जो इन फोर्सेस की स्टडी करेगा कि इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसी साइंस को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पे मेरा क्या इफेक्ट आएगा, उसी साइंस को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। द फिजिकल साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर है? इन फोर्सेस, ये जो माय डियर मैंने फोर्सेस लगाए हैं, इनका कुछ नेमिंग कर देता हूं मैं यहाँ पे। मैंने इसको बोला दैट इज F1, इसको बोला मैंने F2, इसको बोला F3 अप टू Fn। इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, या इन फोर्सेस का इन बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, उसी साइंस को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर है माय डियर? तो एक शॉर्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे बाद में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब फोर्स लगाया था आपने, उस फोर्सेस का जो इफेक्ट था वो तो मैकेनिक्स था, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से, कौन से फोर्सेस माय डियर? F1, F2, F3, F2, Fn। इन फोर्सेस की वजह के लगने की वजह से मेरी बॉडी का बिहेवियर क्या होगा, उसकी हम स्टडी करते हैं सोम के अंदर। किसके अंदर करेंगे? सोम के अंदर। सोम में हमारा कंसर्न बेसिकली माय डियर क्या रहेगा कि इन फोर्सेस के लगने से मेरी बॉडी किस तरह बिहेव करेगी, उसी साइंस को हम क्या बोलेंगे? सोम बोलेंगे।
in strength of material, our main concern is to study the behavior of this body or material when it is subjected to force or moment. जब ये बॉडी मेरी फोर्सेस से सब्जेक्टेड है, यानी कि लोड से सब्जेक्टेड है, तो इसका बिहेवियर की स्टडी किसके अंदर करेंगे? हम सोम के अंदर करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको सभी को? ये फोर्सेस लगा, इस फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर? वो मैकेनिक्स है, और इन फोर्सेस के लगने से ये बॉडी मेरी कैसे बिहेव करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, और उसी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्यों बोला हूं मैं, उसको आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर? 2 पॉइंट यहां पे मैं नोट करा रहा हूं माय डियर। पहला पॉइंट जो हम यहां पे नोट करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैं यहां मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको नोट करा देता हूं, आप लिख लीजिएगा यहां पे। मैकेनिक्स की डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं मैं भी आपको। क्लियर सभी को? चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं यहां पे। मैकेनिक्स क्या बताया माय डियर मैंने, कि द फिजिकल साइंस विच डील्स विद द effect of force on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा, उसी साइंस को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर सभी को? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है माय डियर मेरी सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ सोम की डेफिनेशन क्या होगी? सोम आपसे अगर आपको इंटरव्यू में पूछ ले, बेटा बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी बच्चे को आने चाहिए, आपके इंटरव्यू में आपसे जनरली पूछ सकता है। ठीक है, तो सोम की बात करूंगा माय डियर यहां पे मैं। तो सोम क्या होता है? सोम के लिख लीजिए इसमें, सोम के अंदर एक मिनट यहां पे मैं इसको ले लेता हूं। इसमें देख लीजिए, इन सोम, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, our concern is to study behavior of material when it is subjected to forces। ठीक है, और लोड भी लिख सकते हैं, when it is subjected to force और मोमेंट। जब ये बॉडी फोर्सेस या लोड से सब्जेक्टेड होगी, तो इस बॉडी का जो बिहेवियर होगा, उसी की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? सोम के अंदर करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो, अब आगे थोड़ी काम की बात करते हैं माय डियर। वर्ल्ड वाइड मेरे जितने भी मटेरियल हैं वो 2 ही तरह के हैं। वर्ल्ड वाइड मेरे जितने भी मटेरियल हैं वो 2 ही तरह के हैं। कौन कौन से? एक मटेरियल या तो मेरा रिजिड मटेरियल होगा या फिर मेरा डिफॉर्मेबल मटेरियल होगा। क्लियर है? जितने भी मेरे मटेरियल होंगे केवल 2 ही तरह के होते हैं, या तो मेरा रिजिड मटेरियल होगा या फिर मेरा कैसा मटेरियल होगा? डिफॉर्मेबल मटेरियल। अब ये रिजिड मटेरियल क्या होता है या डिफॉर्मेबल मटेरियल क्या होता है, उसकी स्टडी कर लेते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज अब देखो, मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड मेरे पास जितने भी मटेरियल हैं वो 2 ही तरह के हैं। कौन कौन से हैं? या तो वो मेरा रिजिड मटेरियल है या फिर वो मेरा डिफॉर्मेबल मटेरियल है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे जो मटेरियल है माय डियर, दैट इज ऑफ रिजिड मटेरियल और आइदर डिफॉर्मेबल मटेरियल। क्लियर? चलिए देखते हैं, या तो मेरा वो रिजिड मटेरियल है ना, रिजिड मटेरियल और या फिर इट इज डिफॉर्मेबल मटेरियल। रिजिड मटेरियल बोल लीजिए या फिर उसी को डिफॉर्मेबल मटेरियल बोल लीजिए। क्लियर? रिजिड मटेरियल बोल लीजिए या फिर डिफॉर्मेबल मटेरियल बोल लीजिए। क्लियर है? रिजिड मटेरियल को हम एक और रिजिड बॉडी भी बोल सकते हैं। रिजिड मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं माय डियर? रिजिड बॉडी भी बोल सकते हैं। डिफॉर्मेबल मटेरियल को हम डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोल सकते हैं, और वी कॉल इट डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है? क्लियर? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोल सकते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है या फिर मेरी डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है।
तो कॉपी में माय डियर हेडिंग डाल लीजिए कि रिजिड बॉडी, कि आपकी रिजिड बॉडी क्या होती है, 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी। नोट बाद में करना, पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है सॉम का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब देखो रिजिड बॉडी क्या होती है। मान लो माय डियर कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है। इस बॉडी पे मैंने कुछ फोर्सेस को लगा दिया। क्या लगाया मैंने इस बॉडी के ऊपर? कुछ फोर्सेस को अप्लाई कर दिया या कुछ लोड्स को मैंने अप्लाई कर दिया। क्लियर है? जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको तो मैंने कुछ बातें बताई थी, बेटा लोड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आप यहां से मेरे से उम्मीद करें कि सर हमको बताएंगे कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है या फिर लोड क्या है, तो बेटा आप गलत जगह है। गलत जगह का मतलब ये है कि एक इंजीनियरिंग के बच्चे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है, लोड क्या है, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सभी को ये पता होगा। क्लियर है? अब ये मेरी बॉडी थी, ये मेरी बॉडी थी। इस बॉडी पे मैंने माय डियर 2 पॉइंट अपने सेलेक्ट कर लिए। क्या किया मैंने अपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल डी। कितनी मान ली? स्मॉल डी। तो बेटा कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तभी होती है जब उस पर फोर्स लगने के बाद, फोर्स या लोड लगने के बाद उस बॉडी में किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? दोबारा फिर रिपीट करता हूं, कोई भी बॉडी को मैं रिजिड बॉडी तभी बोलता हूं जब उसमें फोर्स या लोड लगने के बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर मेरे जितने भी पॉइंट हैं, बॉडी के अंदर आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मेरा कैसा है, वो बॉडी कैसी है? मेरी रिजिड बॉडी। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी when the distance between the 2 point does not change even after application of load। लोड लगाने के बाद भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट आपके कहीं भी हो सकते हैं। मान लिया मैंने यहां पे ले ली, हो सकता है ये 2 पॉइंट आपके यहां पे रहा, पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 2 ये रहा। हो सकता है ये 2 पॉइंट आपके यहां रहा, मेरा एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये रहा, ये भी डी, ये भी डी, यानी कि इन दोनों पॉइंट यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस होगी। ये मान लो D1, ये मान लो D2, ये मान लो D3। तो इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, जब बॉडी के अंदर, एंटायर बॉडी के अंदर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, तो क्या इसमें कभी डिफॉर्मेशन होगा? तो माय डियर मुझे ये बताओ, जब इस बॉडी में किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, तो क्या इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा? आंसर विल बी नो, नहीं हो सकता। बेटा आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस ही चेंज नहीं कर रही है, तो इस बॉडी में कभी भी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। और जब बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्या उसका साइज चेंज होगा? क्या उसका साइज चेंज होगा? कभी नहीं चेंज। क्या उसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। ना ही उसकी शेप चेंज होगी, ना उसका साइज चेंज होगा, और ना ही उसमें कोई ज्योमेट्रिकल चेंजेस आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये भी कह सकता हूं कि वो बॉडी जिसकी साइज भी कांस्टेंट है, जिसकी शेप भी कांस्टेंट है, और जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस नहीं होते, ऐसी बॉडी को मैं क्या बोलता हूं? रिजिड बॉडी बोलता हूं। क्लियर है? क्लियर सभी को? इसी पॉइंट को यहां पे नोट करके लिख लेते हैं। इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ज्योमेट्रिकल चेंजेस, नाउ ज्योमेट्रिकल चेंजेस साइज और शेप, ज्योमेट्रिकल चेंजेस साइज और शेप, ये क्या है रिजिड बॉडी के अंदर? दीज आर कांस्टेंट। क्या है माय डियर? ये सब कांस्टेंट होते हैं। ऐसी बॉडी जिसमें मेरे ज्योमेट्रिकल चेंजेस साइज और शेप नहीं कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पे एक वर्ड भी लिख सकते हैं, इससे पहले नो लगा दिएगा, नो ज्योमेट्रिकल चेंजेस, कोई ज्योमेट्रिकल चेंज नहीं होता है। क्लियर है? डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ माय डियर आपको। नाउ ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be rigid body if
if distance between the 2 point, if distance between 2 point after application of load, is negligible, then body is called rigid body. क्या बोलते हैं उस बॉडी को? रिजिड बॉडी बोलते हैं. क्लियर है माय डियर? then this body is called rigid body. क्लियर सभी को? ना कोई ज्योमेट्रिकल चेंजेस होते हैं, ना उसकी शेप में कोई डिफरेंसेस आता है, ना ही उसकी साइज में कोई डिफरेंसेस आता है. ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं माय डियर? रिजिड बॉडी बोलते हैं. क्लियर है सभी को? क्लियर सभी को? चलो, ये था मेरा रिजिड बॉडी के बारे में. नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने दो तरह की बॉडी बताई थी. कौन कौन सी? एक मैंने बताया था रिजिड बॉडी, रिजिड मटेरियल बोल लीजिए या रिजिड बॉडी बोल लीजिए. दूसरा मैंने डिस्कस किया था आपसे डिफॉर्मेबल बॉडी या फिर डिफॉर्मेबल मटेरियल. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए माय डियर. नेक्स्ट हेडिंग में मेरी दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. कि डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? क्लियर है? डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में. ठीक है, रिजिड बॉडी में मैंने बताया था कि 2 पॉइंट के बीच की कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो आप बॉडी के अंदर, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए लोड लगने के बाद. तो ऐसी बॉडी को हमने बोला था रिजिड बॉडी. लेकिन अब एक ऐसी बॉडी जिसमें लोड लगने के बाद किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है, तो उसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं माय डियर? वी कॉल इट डिफॉर्मेबल बॉडी. क्लियर? अब मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो माय डियर, ये मेरी एक बॉडी है. इस बॉडी पे मैंने कुछ फोर्सेस को अप्लाई कर दिया, कुछ लोड को मैंने अप्लाई कर दिया. ये बॉडी थी मैंने, और इस बॉडी पे मैंने कुछ लोड्स को अप्लाई कर दिया. ठीक है, 2 पॉइंट मैं ले रहा हूं. नाउ पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2. दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2. इस बॉडी पे मैंने क्या किया? 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2. अगर लोड लगने के बाद, मान लीजिए पहले लोड लगने से पहले डिस्टेंस थी मेरी d1, और लोड लगने के बाद माय डियर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नाउ अब पॉइंट 1 पहुंच गया नई पोजीशन पॉइंट 1 डैश, और पॉइंट 2 पहुंच गया नई पोजीशन दैट इज पॉइंट 2 डी डैश. पहले मान लो डिस्टेंस d1 हुआ करती थी, बाद में डिस्टेंस कितनी हो गई? d2. यानी कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज कर जा रही है. तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं माय डियर? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी. तो मुझे माय डियर ये बताओ कि मैंने इस बॉडी के अंदर अगर मैं और भी पॉइंट्स ले लूं, ये मेरा पॉइंट नंबर 1, ये मेरा पॉइंट नंबर 2, मैंने बताया था कि ये 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं. अगर इन दोनों पॉइंट को मैं कहीं भी ले लूं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जा रही है लोड लगने के बाद, तो माय डियर मुझे ये बताओ, क्या इस बॉडी का साइज चेंज होगा? यस, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? यस, साइज विल बी चेंजेस. साइज क्या करेगा? चेंज करेगा. क्या शेप चेंज होगी? बेटा जब साइज में डिफरेंसेस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेप भी क्या हो जाएगी? चेंज करेगी. तो शेप भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज करेगी. साइज भी चेंज करेगा माय डियर. अगर मैं शेप की बात करूं तो माय डियर वो भी क्या करेगी? चेंज करेगी. क्लियर है? क्लियर है? क्या ज्योमेट्रिकल चेंजेस आएंगे? यस बेटा, ज्योमेट्रिकल चेंजेस आए हैं तभी तो साइज में डिफरेंस चेंजेस आ रहे हैं, तभी तो शेप में डिफरेंसेस आ रहा है, चेंज तभी तो हो रही है. यानी कि इस बॉडी के अंदर माय डियर, इस बॉडी के अंदर मेरे ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी होंगे. क्या होंगे? इस बॉडी के अंदर मेरे ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी होंगे. क्लियर है? ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी पॉसिबल होंगे. साइज भी चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रही है, और उसमें ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी हो रहे हैं. तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं माय डियर? डिफॉर्मेबल बॉडी. लेकिन अगर आपसे कहीं से इंटरव्यू में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू में कि व्हाट इज द रिजिड बॉडी और व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडी, तो आपका एक वर्ड में एक आंसर होगा कि सर एक ऐसी बॉडी जिसमें लोड लगाने के बाद किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज करती है तो डिफॉर्मेबल बॉडी है, अगर नहीं करती है तो मेरे माय डियर कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है. क्लियर सभी को? अब
अब कुछ और अच्छी बात है, सोम के अंदर जितनी भी हम स्टडी करेंगे, पूरे एंटायर सोम के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जितनी भी मटेरियल होंगे, जितनी भी बॉडी होंगी, वो सारी डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। कैसी होगी? डिफॉर्मेबल बॉडी। यानी कि इन एंटायर सोम वी हैव टू स्टडी द डिफॉर्मेबल बॉडी। दैट्स व्हाई माय डियर वी कॉल इट द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मैंने जब स्टार्टिंग की थी, माय डियर जब स्टार्टिंग की थी, तो मैंने एक वर्ड और एक नाम दिया था आपको। नाम क्या दिया था? द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। व्हाई वी कॉल इट डिफॉर्मेबल बॉडी? बिकॉज इन एंटायर सोम वी हैव टू स्टडी द डिफॉर्मेबल बॉडी। मुझे किसकी स्टडी करनी है? डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करनी है। जब मैं डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? वी कॉल इट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर? इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, बोलेगा कि सोम के अंदर आप रिजिड बॉडी की स्टडी करती हो या डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? सर वी स्टडी द डिफॉर्मेबल बॉडी नॉट द रिजिड बॉडी। बेटा जब ज्योमेट्रिकल चेंजेस नहीं आएंगे, जब उसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना ही उसकी शेप में कोई चेंज आएगा, तो क्या डिफ्लेक्शन निकाल पाओगे उसमें? क्या डिफ्लेक्शन निकाल पाओगे इस स्ट्रक्चर? कभी नहीं। क्या उसमें स्लोप निकाल पाओगे? नहीं। क्या एक्सियल डिफॉर्मेशन निकाल पाओगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता बेटा। जो रिजिड बॉडी होती है दैट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। रियलिटी में मेरी कोई भी ऐसे मटेरियल्स एग्जिस्ट नहीं करते जो रियलिटी में क्या हो? रिजिड हो, 100% रिजिड हो। हाँ, हो सकता है 99.9% रिजिड हो, लेकिन 0.1% वहां पे भी डिफॉर्मेशन कुछ तो होगा। यानी कि इन रियलिटी अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड वाइड मेरी जितनी भी मटेरियल्स हैं, ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल मटेरियल्स। ठीक है? जो कॉन्सेप्ट है रिजिड मटेरियल का दैट इज ओनली कॉन्सेप्चुअल, वो एक कॉन्सेप्चुअल आइडियलाइजेशन है, एज्यूम किया गया है। क्लियर है? समझ में आया होपफुली आपको सभी को? चलिए, कहां थे हम? डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे थे। एक सौ डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो मैंने एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताए हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिए माय डियर, ए बॉडी इज सेड टू बी, लिख लीजिए यहाँ पे, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्मेबल बॉडी, ए बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्मेबल बॉडी, a body is said to be deformable body if change in distance, if change in distance between the 2 point is considerable, between 2 point is considerable after applying load, आफ्टर अप्लाइंग लोड। क्लियर सभी को? चलो, इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था। नोट पॉइंट क्या है माय डियर? नोट पॉइंट ये है कि इन एंटायर सोम वी हैव टू स्टडी द डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहां पे लिख लीजिए, इन एंटायर सोम strength of material, SOM मतलब strength of material, in entire SOM we have to study, in entire SOM we have to study, in entire SOM we have to study deformable body, in entire SOM we have to study the deformable body। पूरे SOM के अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर? एक और बात माय डियर मैंने आपको बताई थी कि जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है वो एक कॉन्सेप्चुअल आइडियलाइजेशन है, मतलब हमने ऐसी कॉन्सेप्ट उसको मान लिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई बॉडी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी मेटेरियल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो रियलिटी में क्या हो? रिजिड हो, यानी कि लोड लगाने के बाद उसमें कोई ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस ना हो। क्लियर है? अब एक और बात बड़ी काम की बात, मैंने कहा कि बेटा रिजिड डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर लोड लगता है तो मेरे ज्योमेट्रिकल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? ज्योमेट्रिकल चेंजेस आते हैं। तो माय डियर, जो मेरे ज्योमेट्रिकल चेंजेस आते हैं उसी को, जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस मेरे प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। क्लियर है? किसी भी बॉडी के अंदर जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट करके एक दूसरी बात भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस, ज्योमेट्रिकल
changes produce geometrical changes produce are called geometrical changes produce are called geometrical changes produce are called deformation। जो भी geometrical changes produce होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं माय डियर, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर? जो भी ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस हुए बॉडी के अंदर उसी को मैंने क्या बोल दिया, डिफॉर्मेशन बोल दिया। क्लियर सभी को? अरे क्लियर है? चलिए अब आगे से आपको कोई भी बोले कि वाई मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स और वी कॉल इट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका मतलब हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया होपफुली सभी को? चलो बेटा, अब ये था मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट सोम के बारे में। अब ये मेरा हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप अपने डाल लीजिए कॉपी में। एक छोटी सी बात, बचपन से बात करते हैं स्ट्रेसेस के बारे में, क्या होती है स्ट्रेस। क्लियर है? यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, यहां से स्टार्टिंग कीजिएगा। और स्लाइड 1 हो गया, स्लाइड ये दूसरा स्लाइड है हमारा, और ये तीसरा, यहां तक नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हेडिंग डाल लीजिए माय डियर, दैट इज स्ट्रेस। की स्ट्रेस मेरी होती क्या है, हेडिंग डाल लीजिए माय डियर, स्ट्रेस। क्लियर है?